अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन का। लास्ट टाइम हमने जीआईटी ट्रैक का माउथ वाला पार्ट पढ़ा था और आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा टॉपिक एसाफेगस। तो एसाफेगस में जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, तो कंटेंट ऑफ डिस्कशन जो आज का हमारा है वो है व्हाट इज एसाफेगस, लेंथ ऑफ एसाफेगस, पोजीशन ऑफ एसाफेगस, कंपोजिशन ऑफ एसाफेगस एंड लास्ट में फंक्शन ऑफ एसाफेगस। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज एसाफेगस, कि एसाफेगस क्या है। एसाफेगस एक्चुअली हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है, लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है जो मसल्स वगैरह से बना हुआ होता है और उसका काम ये होता है कि हमारे माउथ से खुराक को लेकर कहाँ पर ले जाएं, स्टमक तक ले जाएं। तो एक्चुअली ये हमारे पास एसाफेगस होता है। अच्छा, एसाफेगस की हम डिफिनीशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं या हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एसाफेगस इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल थिन एंड मस्कुलर ट्यूब्स। लॉन्ग सिलिंड्रिकल थिन एंड मस्कुलर ट्यूब, तो इसका मतलब ये है कि एक सिलिंड्रिकल लॉन्ग ट्यूब है, सॉफ्ट होता है और मस्कुलर होता है। इट मीन कि इसमें कुछ मसल्स होंगे और उन मसल्स की वजह से जो एक्चुअल एसाफेगस का फंक्शन होता है वो भी परफॉर्म होते हैं। तो ये इसकी हमारे पास डिफिनीशन है और ये फंक्शन क्या करते हैं, कनेक्ट पेरिंग्स विद स्टमक। क्या कि पेरिंग्स को स्टमक तक क्या करते हैं, एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जो खुराक फेरिंग्स तक आ जाता है तो उस खुराक को स्टमक तक कौन लेके आता है, एसाफेगस लेके आता है। तो इससे पहले हमने कहा सिलिंड्रिकल थिन मस्कुलर ट्यूब, इट मीन कि ये एक ट्यूब है जिसका इनर सरफेस जो होता है वो खाली होता है, हॉलो होता है। तो उस हॉलो स्पेस पे ये खुराक फेरिंग्स से स्टमक तक आ जाता है। अच्छा, अब हम इसकी लेंथ को देखते हैं कि इसकी लेंथ और विड्थ क्या है। नॉर्मली जो ये ट्यूब है, हमने पहले भी कहा कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ये 9 to 10 इंचेस लॉन्ग होता है, 9 to 10 इंचेस लॉन्ग होता है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी वेट कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। मीन इसका जो डायमीटर होता है, लंबाई तो हमारे पास इसकी हो गई 9 to 10 इंचेस और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड इसकी जो चौड़ाई है या जो वेट है या जो इसका डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ एसाफेगस। ये हमारे बॉडी में जीआईटी ट्रैक्ट में मौजूद है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन बॉडी में कहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम इसकी पोजीशन को देख लें, इट इज लोकेटेड जस्ट पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। जो हमारी ट्रेकिया होती है इसके नॉर्मली हम 4 सेक्शन लेते हैं, एक इंटीरियर लेते हैं, एक पोस्टीरियर लेते हैं, एक लेटरल लेते हैं, एक डॉर्सल लेते हैं। तो इंटीरियर हमारे बॉडी का वो पोर्शन होता है जो एबाव होता है, जो नीचे वाला होता है वो पोस्टीरियर होता है, जो साइड वाले होते हैं उसको हम लेटरल कहते हैं, जो फ्रंट वाला होता है उसको हम वेंट्रल कहते हैं, जो पीछे वाला होता है उसको हम डॉर्सल कहते हैं। ये हम बॉडी कुछ पोजीशन इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, जस्ट पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। जो हमारी ट्रेक है उसके थोड़ा सा नीचे होता है, एंड इन द रेक रीजन एंड thoracic region of the body pass through the esophageal hiatus of diaphragm on its way to stomach। जो हमारा डायफ्राम होता है, इससे पहले हमने क्या कहा कि थोड़ा सा पोस्टीरियर होता है हमारे ट्रेकिया के या वेंट पाइप के। अगर ये वेंट पाइप के नीचे है तो लाजमी सी बात है कि वेंट पाइप के नीचे हमारे लंग्स मौजूद होते हैं और लंग्स के नीचे डायफ्राम मौजूद होता है। तो ये डायफ्राम से होके कहाँ तक पहुंच जाता है, हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। तो जो हमारी thoracic रीजन है उसमें जो वेंट पाइप होता है उसके थोड़ा सा ये नीचे मौजूद होता है और उसके बाद ये अलॉन्ग विद जो हमारा लंग्स के नीचे डायफ्राम मौजूद होता है, यहाँ पर जो डायफ्राम मौजूद होता है उससे होके यहाँ पर स्टमक के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है या कनेक्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे पास इसकी पोजीशन। अच्छा, अब इसकी हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो है कंपोजिशन ऑफ एसाफेगस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे एसाफेगस की कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज से बना होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। तो अगर हम देख लें तो ये जो हमारा
एसोफेगस होता है वो 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers in which first layer is a mucosa and submucosal layers. Second one is muscularis. First one is mucosa, second one is circular muscles and third one is longitudinal muscles. Actually जो हमारा ये वाला म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा पार्ट यहाँ पर हमने शो किया है, ये एक्चुअली 2 लेयर्स होते हैं। एक म्यूकोसल लेयर होते हैं और सेकंड जो होता है वो सब म्यूकोसल लेयर होता है। उसके बाद थर्ड वन जो होता है वो मस्कुलरस होता है। मस्कुलरस में ये 2 पोर्शन जो मैंने सेपरेटली शो किए, ये दोनों इस मस्कुलरस लेयर में आते हैं। तो कितने पार्ट लेयर्स बनते हैं? फर्स्ट वन जो होता है वो होता है म्यूकोसा, सेकेंड वन सब म्यूकोसा एंड थर्ड वन इज मस्कुलरस। तो ये बेसिकली 3 लेयर्स हैं जिससे हमारा एसोफेगस बना होता है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि म्यूकोसा में क्या होता है, सब म्यूकोसा में क्या होता है और मस्कुलरस में क्या होता है। तो फर्स्ट वन जो है म्यूकोसा, म्यूकोसा में एपिथेलियल सेल्स होते हैं। उन एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है कि वो इनर सरफेस में कुछ यहाँ पर गोबलेट सेल्स होते हैं जो कुछ सिक्रीशन करते हैं, कुछ म्यूकस रिलीज करते हैं ताकि इनर सरफेस ऑफ ल्यूमन जो होता है या इनर वॉल का जो इनर सरफेस होता है जिसको हम ल्यूमन कहते हैं, उसको क्या करें, उसको लुब्रिकेट करें ताकि इससे जो चीजें गुजर रही हैं या पास हो रही है वो कुछ यहाँ पर हमारे पास क्रशिंग शो न करें या यहाँ पर कुछ रगड़ाहट शो न करें, जिसकी वजह से हमारा जो एपिथेलियल लेयर होगा या जो म्यूकोसा होगा उसमें डैमेज कास होगी। तो उससे बचने के लिए जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी मौजूद होते हैं, वो कुछ म्यूकस रिलीज करके इस एरिया को क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। और इस लुब्रिकेशन की वजह से हमारा जो इनर सरफेस होता है उसमें फूड आसानी के साथ पास होती है। इसके बाद जो इसका सेकेंड लेयर है वो है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या चीजें मौजूद होते हैं, कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं? तो सब म्यूकोसा में सब म्यूकोसल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो हमारे पास हमारे हमारा एसोफेगस या जो हमारा जो पाइप है, अच्छा, जो सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होते हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? जो हमारे एसोफेगस वॉल्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं और कुछ सिक्रीशन करते हैं, जिस सिक्रीशन की वजह से जो खुराक की मूवमेंट है उसको हेल्प मिलती है, उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ग्लैंड्स रिलीज करेंगे या कुछ म्यूकस वगैरह रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से खुराक जो होगी वो आसानी के साथ हमारे जो एसोफेगस वॉल्स हैं या जो ल्यूमन है उससे आसानी के साथ गुजर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड वेसल्स, क्योंकि जो एसोफेगस लेयर्स होते हैं वो बजाते खुद सेल से बने होते हैं और हमको पता है कि सेल को कंटिन्यूअसली एटीपी, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन सेल्स को न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन या ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। इसके बाद जो सब म्यूकोसल लेयर्स है या सब म्यूकोस है, इसमें नर्व प्लग्स भी मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेन को इम्पल्सेस देते हैं कि फॉर एग्जांपल फूड जो है वो यहाँ पर आ रही है और ब्रेन से फिर हमारे पास केमिकल मैसेंजर रिलीज होकर स्टमक तक चले जाते हैं और स्टमक को एक्टिवेट करते हैं कि खुराक आ रही है, आप एडवांस में क्या कर लें, गैस्ट्रिक जूसेस, HCl वगैरह रिलीज कर लें ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सही तरह से हो जाए। तो नर्व प्लग्स जो होते हैं वो इसका काम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है मस्कुलरस। जिस तरह के हमने पहले भी जिक्र किया कि मस्कुलरस में क्या होंगे, हमारे पास मसल्स मौजूद होंगे। यहाँ पर 2 किस्म के मसल मौजूद होते हैं, एक सर्कुलर मसल मौजूद होते हैं और दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल मौजूद होते हैं। जो बेसिक ये एसोफेगस का जो फंक्शन होता है वो भी इन मसल्स की वजह से परफॉर्म होता है। वो किस तरह से परफॉर्म होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हम ड्रा करते हैं, ये हमारा माउथ हो गया, माउथ के बाद टंग, टंग के बाद लेरिंग्स, लास्ट में फेरेंजियल जो फेज होता है ये फॉर एग्जांपल फेरिंग्स हो गया। अब फेरिंग्स से जो खुराक निकलती है वो एक बाल लाइक स्ट्रक्चर में निकलती है और उस बाल लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं
बुलस। अच्छा, ये जो बुलस होगा अगर ये कंटिन्यूअसली यहाँ से निकलेगा, मतलब जो हमारा माउथ में खुराक की ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो ब्रेक खुराक जो होता है वो एक ही साथ निकल जाएगा या एक ही साथ निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जो वाल्स होते हैं, एक वाल्स यहाँ पर होता है, एक वाल यहाँ पर होता है। इस वाल को हम नाम देते हैं, जो ऊपर वाला है, अपर एसोफेगियल स्फिंक्टर, और सेकंड जो लास्ट में मौजूद होता है एसोफेगस में, लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर। अच्छा, तो एक तो अपर एसोफेगियल स्फिंक्टर पे प्रेशर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो खुल जाएगा और सारी जो खुराक हुई यहाँ पर वो एक ही साथ आ जाएगी। वो प्रेशर क्रिएट करेगी किस चीज़ पे? लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर पे, और वो भी ओपन हो जाएगा तो सारा जो खुराक होगा वो एक ही साथ स्टमक में आ जाएगा। तो इस तरह स्टमक पर प्रेशर आ जाएगा और स्टमक की जो ग्लैंड्स होंगे या जो HCl सिक्रीशन होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर जो खुराक की डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो भी हमारे पास डिस्टर्ब होगा और हमारी खुराक जो होगी वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर मौजूद होते हैं, और वो स्फिंक्टर इस बुलस को एक एक करके क्या करते हैं? छोड़ते हैं नीचे पाइप में। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बुलस आ गया है तो इसके बाद ये वाला स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा। फिर वो जब थोड़ा सा मूवमेंट कर लेते हैं तो दूसरे स्फिंक्टर दूसरे बुलस को क्या करते हैं? मौका देते हैं कि आ जाए, यहाँ से गुजर जाएं। फिर इस तरह से ये बुलस एक एक करके, ना कि एक साथ, एक एक करके यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे स्टमक तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टमक को भी आसानी होगी। तो डाइजेस्टिव जो एंजाइम है, इसके ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, उनसे एंजाइम वगैरह आसानी के साथ रिलीज कर लें, और एक टाइम मिलता है इसको डाइजेशन के लिए, टाइम चाहिए होता है और वो टाइम भी इसके लिए मिल जाता है। तो इसी वजह से जो खुराक होगा वो हमारे पास स्टेप स्टेप में आएगा। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल स्टमक की कैपेसिटी जो है वो पूरी हो गई है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम कहते हैं 4 to 5 लीटर इसकी कैपेसिटी है, वो पूरी हो गई है। अब अगर ये स्फिंक्टर मौजूद ना होते तो ये खुराक एक ही साथ यहाँ पर आ जाते। स्टमक में ऑलरेडी कैपेसिटी पूरी है, ये और भी प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से टोटल जो प्रोसेस होता और डाइजेशन का वो डिस्टर्ब होता। तो इसलिए ये स्फिंक्टर क्या करते हैं? हमारे जो इनटेक ऑफ फूड है फ्रॉम पेरेंट्स टू स्टमक, उसको एक सही तरीके से रेगुलेट करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे मसल्स की, तो मसल्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो किस्म के मसल होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर मसल्स और दूसरे टाइप के जो मसल होते हैं, यहाँ पर हमने लैंगिट्यूडनल शो किए हैं, वो होते हैं सर्कुलर लैंगिट्यूडनल मसल्स। अच्छा, अब क्या होगा? यहाँ पर जो ये सर्कुलर मसल्स हैं, इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है, वो सर्कुलर मसल हो लैंगिट्यूडनल मसल हो, वो कंट्रैक्शन करेंगे और रिलैक्सेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुलस आ गया है तो ये वाला जो हमारा सर्कुलर मसल होगा वो क्या करेगा? रिलैक्स होगा, खुल जाएगा, डायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बुलस आ जाएगा और यहाँ से गुजर जाएगा या पास हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक पास हो गया है। अब ये पिछले वाला जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या करेगा? अब कंट्रैक्शन शो करेगा। अब जब ये कंट्रैक्ट होता है तो नीचे से जो नीचे बुलस मौजूद है इस पे यहाँ से कुछ प्रेशर आ जाता है और उसकी प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा और आगे चला जाता है, और जब ये आगे चला जाता है तो यहाँ पर भी अगर मसल फॉर एग्जांपल कंट्रैक्ट हो रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा? बैक मूवमेंट होगा। ये जो बुलस होगा ये वापस की तरफ मूवमेंट करेगा, और इस वापस के मूवमेंट से बचने के लिए ये सर्कुलर क्या करते हैं? ये फॉर एग्जांपल ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और आफ्टर कंट्रैक्शन ये वाला जो मसल होगा वो थोड़ा सा पीछे आ जाएगा और इसकी वजह से बुलस यहाँ तक आ जाएगा। ये वाला पीछे चला गया, फॉर एग्जांपल ये वाला मसल पीछे चला गया बिकॉज ऑफ लैंगिट्यूडनल मसल कंट्रैक्शन, और बुलस यहाँ तक आ गया। अब फिर से ये वाला जब कंट्रैक्शन शो करेगा तो इस पे फिर पीछे से प्रेशर आ जाएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और इसी तरह ये लैंगिट्यूडनल मसल फिर रिलैक्स होंगे तो ये वाला बुलस थोड़ा और भी आगे चला जाएगा।
तो इस सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पर एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और इस वेव लाइक मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस। तो इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो बुलस होती है, जो खुराक होती है, वो पेरिंग से मूवमेंट करती है कहाँ तक, स्टमक तक। और जो मूवमेंट ये करते हैं एक वेव लाइक में मूवमेंट करते हैं और इस वेव लाइक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो ये हमारे पास थी कंपोजिशन ऑफ एसोफेगस। इसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है फंक्शन, जो ऑलरेडी हमने अभी यहाँ पर पढ़ लिया कि क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंक्स टू स्टमक थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के थ्रू क्या होगी, यहाँ से फेरिंक्स से लेकर स्टमक तक इस पाइप या इस एसोफेगस पाइप में मूवमेंट होगी खुराक की बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। तो ये क्या होगा, इसी तरह खुराक जो होगी हमारे पेरिंक्स से स्टमक तक आ जाएगी। तो ये कुछ था एसोफेगस के बारे में कि एसोफेगस होता क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी लेंथ और डायमीटर क्या होती है, कहाँ पर मौजूद होता है और ये किस तरह से फंक्शन करता है। तो ये हमने भी पढ़ लिया कि ये इसी तरह इसकी हमारे पास कंपोजिशन है, इसी तरह इसकी लेंथ और वेट है, ये यहाँ पर मौजूद होता है, ये इसके हमारे पास फॉर एग्जांपल पोजीशन है और ये इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, फंक्शन करता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहाँ तक था, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। थैंक यू सो मच।